बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 वेव्स। आज इस चैप्टर के जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, फिर हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, फिर टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस और फिर आखिर में हम देखेंगे बीट्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब आसान अल्फाज में ये है कि दो वेव्स का आपस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाना। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स occurs when two or more waves of same or slightly different amplitude traveling in same medium arrive at a particular point। दो वेव्स का जिनका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम हो, वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और सेम मीडियम में से ट्रैवल कर रही हों, उनका एक पॉइंट पे मिल जाना उसे हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। दो वेव्स का सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के साथ मिल जाना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसे हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एक पानी के अंदर एक वेव है, वो ट्रैवल करके जा रही है, आप एक स्टोन फेंकते हैं तो एक वेव पीछे उसको फॉलो करते हुए एक और वेव आती है। जब ये दोनों वेव एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो सम होगा दोनों वेव्स का के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स के या इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वेव्स हैं जिनको हम डिनोट करते हैं y1, y2, y3 या yn अप टू yn, n नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो उनका जब सुपरपोजिशन होगा किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव एट दैट पॉइंट आएगा। इसकी मिसाल ये है कि आप पानी के एक पूल के पास खड़े हैं और वहाँ पे आपने एक पत्थर फेंका और एक वेव जनरेट हुई है। अब हुआ यह कि जब आपने स्टोन फेंका है पानी के अंदर तो स्टोन कैरीज काइनेटिक एनर्जी। व्हेन इट थ्रोन इनटू द वाटर इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू वाटर, उसमें वेव जनरेट हुई, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और डिस्टर्बेंस मूव करके गई टूवर्ड्स एजेस। आपने एक और स्टोन ज़्यादा स्पीड के साथ फेंका तो एक और वो वेव जनरेट हुई जिसकी स्पीड या डिस्टर्बेंस जो है पहली वाली वेव्स के मुकाबले में ज़्यादा है। तो एक वेव पहले एक जा रही है, वेव नंबर 1, एक वेव नंबर 2 जनरेट हुई है और वो स्पीड के साथ वेव नंबर 1 को फॉलो कर रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। अब ये दोनों सेम मीडियम में से जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और एम्पलीट्यूड भी इनका ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ये जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। और जिस पॉइंट पे मिलेंगी तो वहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेव नंबर 1 के डिस्प्लेसमेंट प्लस वेव नंबर 2 के डिस्प्लेसमेंट का सम होगा। यानी जहाँ पे सुपरपोजिशन अकर हो रही होगी उस पॉइंट पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो जितनी भी वेव्स वहाँ पे सुपर इम्पोज हो रही हैं उनके सम के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रीन कलर की और एक ब्लू कलर की वेव है, ये दोनों ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। और ट्रैवल करते हुए ये इनके साथ जो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव एक बन रही है वो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव है जो कि रेड कलर में डिस्प्ले दिखाई गई है। अब रेड कलर की जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड आप देखें इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अगर आप गौर करें तो ग्रीन कलर और ब्लू कलर की जो वेव्स हैं जब इनके क्रस्ट आपस में मिल रहे हैं तो रेड कलर का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्रस्ट आपस में मिल रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरे का डिस्प्लेसमेंट जब ऐड हुआ तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो रेड कलर की जो वेव है उसका इंक्रीज कर गया है। और फिर जब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिल रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इनका एम्पलीट्यूड जो है वो एक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये एक दूसरे को क्या कर देंगे,
कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास वेव जो है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाती है। इन बिटवीन सेम क्रस्ट और सेम ट्रफ के जब वेव एक दूसरे के इन फेज नहीं होती, इन फेज होने का मतलब ये है कि जब क्रस्ट के ऊपर आ रहा हो और ट्रफ के ऊपर आ रहा हो तो हम कहते हैं कि वेव जो है वो सेम फेज में है, ठीक है। और जब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिल रहा हो तो हम कहते हैं कि वेव्स आउट ऑफ फेज हैं। तो जब ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं तो ये लाइन स्ट्रेट हो रही है रेड कलर की, इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही हमने पढ़ा है। और जब इन दोनों के क्रस्ट आपस में मिल रहे हैं और ट्रफ भी आपस में मिल रहे हैं तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है। और यही हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है कि जिस पॉइंट पे दोनों वेव्स आपस में मिल रही हैं, बेसिकली उनका जो एम्पलीट्यूड है वो सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव है। अब यहाँ पे आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एक वेव है प्लस इसमें दूसरी वेव ऐड हो रही है, तो अब इस पॉइंट पे एक वेव का क्रस्ट आ रहा है और दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है, तो नेट हमारे पास जो वेव आ रही है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, रिजल्टेंट जीरो आ रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव जीरो आई। अब यहाँ पे एक और हमारे पास एक केस है जिसमें हमने दो वेव्स को ऐड किया और इस तरह से ऐड किया कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर है और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर है। तो रिजल्टेंट हमारे पास जो ये वेव आई उसका जो एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट आया वो सम ऑफ दीज टू वेव्स आया और वो बढ़ गया है। फिर इसी तरह से अगर आप देखें कि एक दो वेव्स जो हैं वो पार्शली इन फेज हैं, थोड़े से इन फेज में है। अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे वेव स्टार्ट हो रही है जीरो से, वेव नंबर 1, लेकिन ये वेव इस पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ। तो जब हम इन दोनों वेव्स को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 है और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो यहाँ पे इन दोनों का जब सम होगा तो ये -2 आएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो ये वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है, इन दोनों का सम बेसिकली डिक्रीज करता जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था। तो क्या हुआ कि दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हुई और रिजल्टेंट वेव में हमारे पास ओवरऑल एम्पलीट्यूड जो था वो डिक्रीज कर गया है। तो इम्पॉर्टेंट केसेस क्या है सुपरपोजिशन के? पहला ये है कि दो वेव जो हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल कर रही हो सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में हमारे पास इंटरफेरेंस होता है। जब दो वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल कर रही हो सेम डायरेक्शन में तो हमारे पास बीट्स का फिनोमेना होता है। और तीसरा हमारे पास केस है जब दो वेव्स इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल कर रही हो अपोजिट डायरेक्शन में तो स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं सुपरपोजिशन के। तो आज हम इसके पहले 2 केसेस देखेंगे जिनमें हम देखेंगे कि जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों और वो जब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हों तो क्या होगा। एक बात ध्यान में रखें कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बेसिकली दो वेव्स का आपस में मिलना है। अब उस दो वेव्स के मिलने के नतीजे में क्या हो रहा है उसके मुख्तलिफ केसेस हैं, या तो इंटरफेरेंस हो रहा है या उसके नतीजे में बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और इंटरफेरेंस इन दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या है? व्हेन टू साउंड वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ superimpose each other, then at some point they interfere each other's effect. At the same point the other cancel each other's effect. This phenomena is known as interference. यानी जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की तो वो दो काम कर सकती हैं। एक काम तो ये कि एक दूसरे के अफेक्ट को रीइंफोर्स कर सकती हैं या एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर सकती हैं। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिलें और मिलने के बाद एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें या रीइंफोर्स कर दें, इसे हम कहते हैं जी इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। या फिर हम ये कह सकते हैं द फिनोमेना प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला इंटरफेरेंस की जो टाइप है वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है? जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिलें, इंटरफेयर करें और वो इस तरह से इंटरफेयर करें
कि एक दूसरे के इफेक्ट को री करें और रिजल्टेंट वेव जो हमारे पास वो बड़ी प्रोड्यूस हो, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हेन टू वेव्स अराइव्स एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इन सेम फेज में आए, देन दे विल री ईच अदर। प्राइमरी कंडीशन क्या है? सेम टाइम में आए, सेम प्लेस में आए, सेम फेज में आए, फेज उनका सेम हो, यानी कि क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा हो, ट्रफ ट्रफ के साथ मिल रहा हो, तो ये दोनों वेव एक दूसरे के इफेक्ट को री करेंगी और हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आएगा उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, और इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एग्जांपल यही है कि अगर आपके पास दो साउंड वेव्स हैं तो साउंड वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो जब दो साउंड वेव एक दूसरे के साथ आपके मिलें, इस तरह से मिलें कि क्रस्ट उनके क्रस्ट के साथ मिल रहे हों और ट्रफ ट्रफ के साथ मिल रहे हों, यानी कि दोनों वेव साउंड वेव्स एक दूसरे के साथ इन फेज हों, उनका फेज सेम हो, तो नतीजे के तौर पर रिजल्टेंट हमारे पास जो वेव होगी वो बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो ये जो इंटरफेरेंस है ऐसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए प्राइमरी कंडीशन ये है कि वेव्स इन फेज हों, वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या हो, वेव लेंथ के बराबर हो, लेमडा के बराबर हो, या मल्टीपल ऑफ लेमडा हो, यानी एक वेव और दूसरी वेव जो दोनों आपस में इंटरफेयर कर रही हैं उनमें जो फ़र्क है फेज़ का वो कितना होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या हो रहा है। ब्लैक लाइन जो है वो बेसिकली रिजल्टेंट वेव है, एक वेव को हमने स्टेशनरी रखा हुआ है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ब्लू वेव साथ में मूव कर रही है। तो आप देखें ब्लू और ग्रीन जहाँ पे एक दूसरे के साथ क्रॉस क्रॉस के साथ मिल रहा है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है। या इन अदर वर्ड्स ट्रफ को हम देखते हैं, जब इसका ट्रफ और इसका ट्रफ आपस में मिल रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया रिजल्टेंट वेव का, तो इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है। एंड वाइस वर्सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ आके मिलें एक वक्त में एक जगह पर, लेकिन वो आउट ऑफ फेज हो, एक दूसरे के साथ इन फेज ना हो, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देती हैं और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास मिनिमम या ज़ीरो आता है। इस तरह के इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरफेयर करें कि उनका जो फेज है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो रिजल्टेंट वेव हमारे पास क्या आती है, ज़ीरो आती है या मिनिमम आती है, और उसका एम्पलीट्यूड भी ज़ीरो या मिनिमम होता है। इस तरह के इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसके लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है कि दोनों वेव्स इन फेज ना हो, एक फेज में ना हो। अब इसकी मिसाल ये है कि दो साउंड वेव्स हैं, वो मूव करके आ रही हैं और एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं। तो एक साउंड वेव का ट्रफ आ रहा है, इन सॉरी एक वेव का रेयरफेक्शन आ रहा है साउंड वेव का, और दूसरे का कंप्रेशन आ रहा है। जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आपस में मिलेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास कोई भी साउंड नहीं होगी, ये दोनों साउंड वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। ठीक है जी। और इसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो वेव का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, लेमडा बाई टू, हाफ ऑफ द वेव लेंथ होना चाहिए, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेव लेंथ होना चाहिए, तब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब फिर वही आप गिफ फाइल देख रहे हैं कि जिसके अंदर ब्लैक जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव है, ब्लू एक वेव है और ग्रीन दूसरी वेव है। ग्रीन वेव को हमने रेस्ट पे इस वजह से रखा हुआ है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है क्योंकि ग्रीन का ट्रफ ब्लू के क्रस्ट के साथ मिल रहा है ये इस इंस्टेंट पे। तो देखें ब्लैक लाइन हमारे पास स्ट्रेट हो गया, मतलब इंटरफेरेंस हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जब क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ। ठीक है। और इसकी जो कंडीशंस हैं बेसिकली इंटरफेरेंस, ओवरऑल इंटरफेरेंस की, वो क्या है कि दो वेव्स जो हैं उनकी वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हों एक ही पॉइंट पे, और एक ही टाइम पे सुपर इम्पोज हों, और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हों। फर्दर इसकी कंडीशन ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए उनका जो वेव डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, लेमडा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेसिकली हाफ ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
लेमडा होना चाहिए, यानी वेवलेंथ का हाफ या उसका मल्टीपल हो, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, तब हमारे पास एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इस एनालॉजी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक वीडियो के साथ। ये यूट्यूब वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं कि दो स्पीकर हैं और इन दोनों स्पीकर के मुंह एक तरफ हैं। यहाँ पे पीछे हमने लीड्स कनेक्ट की हुई हैं और यहाँ पे ब्लैक और रेड लीड्स हैं। अगर हम लीड्स के कनेक्शन सेम रखें दोनों तरफ, तो उसका मतलब है कि इस स्पीकर से और इस स्पीकर से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारे दोनों इन फेज होंगी और आपको लाउड साउंड सुनाई देगी। जब हम एक स्पीकर की लीड्स को रिवर्स कर दें, उलट कर दें और इसकी उसी तरह से रहने दें, इसका मतलब ये हुआ होगा कि इससे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और इससे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, हालांकि सोर्स एक ही है, लेकिन दोनों का फेज़ क्या हो जाएगा, एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा, ये फेज़ आउट हो जाएंगी। तो इस वजह से एम्पलीट्यूड जो होगा वो साउंड वेव्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपको लाउड साउंड सुनाई नहीं देगी। तो ये आप देखें। Following reason. What I've done here is I've got two speakers that are actually facing each other, so their cones are vibrating this way, and I've connected up the speakers correctly so that both speakers are in phase, meaning that the same signal fed to both speakers causes this speaker to move out at the same time that this speaker moves out. So they're moving out or toward each other and then away from each other, toward each other and away from each other. And that causes large compressions and refractions and a loud sound to be emitted. This is a 100 hertz sound, 100 cycles per second, that is produced with these two speakers oscillating in phase. So if you instead connect them up wrong and you connect the red to the black and the black to the red with no change to the signal, then you get a much softer sound. Why is that? It's because this speaker is now out of phase with this speaker. This one moves out away from itself. At the same time, this one moves in. And so they're moving back and forth this way, and they don't push as much air around. So then back one more time to the in-phase correct arrangement. You get that louder, more satisfying sound. So it's important how you connect up your speakers and these. इस वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब दो स्पीकर्स हैं और उनको एक ही साउंड सोर्स से हमने फीड किया है, उनको सिग्नल दिए हैं, तो जब दोनों साइड पे लीड्स का कनेक्शन सेम था, तो एक स्पीकर से और दूसरे स्पीकर से जो साउंड वेव्स थी वो इन फेस थी और लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई है। मे बी आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर आवाज़ का डिफरेंस इतना पता ना चल रहा हो, लेकिन आपको मैं ये लिंक शेयर करूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आप इसको ख़ुद प्ले करके ईयरफोन के साथ सुन सकते हैं, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सिमिलरली जब इसने लीड्स के कनेक्शन को रिवर्स किया, तो उससे हुआ ये कि एक ट्रांसफार्मर जो था वो स्पीकर जो था वो फेज़ आउट हो गया है दूसरे स्पीकर से। तो हुआ ये कि एक जब मूव कर रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वो कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसी दौरान दूसरा स्पीकर रेयरफेक्शन प्रोड्यूस कर रहा था। तो इन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के मिलाप की वजह से जो साउंड की जो लाउडनेस थी वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गया। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल थी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो होपफुली आपने इसे समझ लिया होगा। आप इस वीडियो को ख़ुद भी प्ले करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीट्स क्या है? जब दो साउंड सोर्स को जिनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट हो, एक वक्त में ही साउंड उनसे प्रोड्यूस करवाई जाती है, तो अल्टरनेटिंग लाउड एंड फेंट साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जिन्हें हम बीट्स कहते हैं। जब दो साउंडिंग बॉडीज़, दो साउंड सोर्स जो है उनसे आवाज़ एक वक्त में जनरेट की जाए, जिनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट हो और सेम लाउडनेस हो, जब उन दोनों को एक साथ में बजाया जाता है या उनसे साउंड जनरेट की जाती है, तो एक सीक्वेंस ऑफ लाउड एंड फेंट साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है, ड्यू टू सुपरपोजिशन।
तो इस लाउड और फेंट साउंड का जो आपके पास एक सीक्वेंस सा बन रहा है, इसको हम कहते हैं बीट्स। या आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि व्हेन टू बॉडीज, लेट्स सपोज ट्यूनिंग फोर्क्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज are sounded together at the same time, the periodic alternation of sound between maximum and minimum loudness are called beats. साउंड क्या होती है? वो फ्लक्चुएट करती है, लाउड साउंड और हल्की साउंड। एक बात ध्यान में रखें, लाउडनेस का ताल्लुक आवाज़ के ऊंचा होने या धीमा होने में है। मिसाल के तौर पे अगर आपको अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये डेफिनेशन, तो अभी मेरी आवाज़ जो है वो फेंट है, हल्की है, लेकिन जब अब मैं ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ, अब ये साउंड क्या हो गई है? लाउड हो गई है। तो पिच ऑफ द साउंड का ताल्लुक जो होता है वो आवाज़ के पतला या मोटा होने से होता है, और जो लाउडनेस है उसका ताल्लुक आवाज़ के धीमा या ऊंचा होने से है। तो बेसिकली जब दो वापस हम आते हैं बीट्स की तरफ, जब दो साउंडिंग सोर्स को एक साथ में बजाया जाए जिनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो और उनकी लाउडनेस सेम हो, तो एक एक हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ साउंड बिटवीन लाउडनेस ऑफ द साउंड, उसका एक अल्टरनेशन बनती है और साउंड फ्लक्चुएट करती है लाउड और फेंट साउंड में। ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं बीट्स। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है कि सपोज हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी हमने एक की फ्रिक्वेंसी रखी हुई है 256 हर्ट्ज़, और दूसरा भी हमारे पास 256 हर्ट्ज़ का ही है, लेकिन उसकी एक प्रॉन्ग, ट्यूनिंग फोर्क की जो लेग्स होती हैं उनको प्रॉन्ग्स कहते हैं, एक प्रॉन्ग के साथ हमने वैक्स कनेक्ट कर दिया। अब वैक्स से क्या होगा, जब हम ट्यूनिंग फोर्स को स्ट्रक करेंगे तो उसका जो प्रॉन्ग है वो थोड़ा सा हैवी हो गया है, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाएगी, वो कम रेपिटेशन 1 सेकंड में कंप्लीट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो सपोज हमारे पास दो सेम फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क थे, इनमें से एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए हमने उसके प्रॉन्ग के साथ वैक्स कनेक्ट कर दिया है। अब जब हम दोनों ट्यूनिंग फोर्स को एक साथ स्ट्रक करते हैं तो टाइम t1 = 0 सेकंड में क्या होता है, दोनों कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और ये दोनों कंप्रेशन एक दूसरे के साथ मीट करके हमें एक लाउड साउंड सुनाई देती है। अब वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रहा है, तो 256 हर्ट्स वाला जो ट्यूनिंग फोर्स है उससे जो फ्रीक्वेंसी है वेव्स की वो ज़्यादा होने की वजह से, और दूसरा जो हमारे पास ट्यूनिंग फोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होने की वजह से ये दोनों साउंड वेव्स होती हैं उनके अंदर फेज आउट आ जाता है। तो ड्यूरिंग टाइम t/4 के अंदर बेसिकली हमारे पास जो ट्यूनिंग फोर्क ए है जिसकी फ्रिक्वेंसी 256 हर्ट्ज है वो 64 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, जबकि दूसरी जानब हमारे पास जो ट्यूनिंग फोर्क बी है वो 63.5 वाइब्रेशन या 63.5 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस आ गया है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेव लेंथ आ गया है। ठीक है, इसने 64 साइकिल कंप्लीट किए और इसने 63.5 साइकिल कंप्लीट किया, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक का कंप्रेशन और दूसरे का रेयरफेक्शन एक दूसरे के साथ मिलेगा तो हमारे पास फेंट साउंड प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि इस केस के अंदर हमारे पास जो साउंड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा हो रहा होगा। अगले ही लम्हे फिर एक मतलब टाइम t3 = 1/2 सेकंड के दौरान दोनों के कंप्रेशन फिर एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक लाउड साउंड सुनाई दी जाएगी, और फिर उसी दौरान अगेन t/4 के दौरान एक जो है वो कंप्रेशन सेंड कर रहा होगा ट्यूनिंग फोर्क ए, और ट्यूनिंग फोर्क बी जो है वो रेयरफेक्शन सेंड कर रहा होगा, और फिर अगेन एक दूसरे को ये साउंड को कैंसिल आउट कर देंगे। और नेक्स्ट केस के अंदर t5 के अंदर जो हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है उसने 256 साइकिल कंप्लीट कर दी हैं, जबकि दूसरे ट्यूनिंग फोर्क ने 254 साइकिल कंप्लीट कर ली हैं। दोनों ने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ के साइकिल कंप्लीट किए हैं, तो उसका मतलब ये है कि एक का भी रेयरफेक्शन और दूसरे का भी रेयरफेक्शन मिल रहा होगा, तो इस केस में हमारे पास फिर एक मरतबा लाउड साउंड कंप्लीट होगी। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं बीट्स का। और फिर नंबर ऑफ़ बीट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ बीट्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है दो साउंडिंग बॉडीज़ का। तो सपोज हमारे पास जो ट्यूनिंग फोर्क 1 था उसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज़ थी, और ट्यूनिंग फोर्क 2 जो था वो 254 हर्ट्ज़ थी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा वो नंबर ऑफ़ बीट्स जो कि 2 बीट्स होंगे, 2 बीट्स होंगे। ठीक है, अब बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ बोथ सोर्सेज इज इक्वल टू द बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली दोनों सोर्स की जो नंबर ऑफ बीट्स होते हैं वही बीट फ्रीक्वेंसी भी होती है।
और इसके अलावा इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव लाउड साउंड टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये एक मरतबा T1 बेसिकली क्या है, एक मरतबा जब लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई और दूसरी मरतबा जो लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई, तो इन दोनों के दरमियान फॉर एग्जाम्पल पहली लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई 1 सेकंड पे और दूसरी हुई 3 सेकंड पे, तो 3 - 1 तो 2 हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल आ जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ फर्स्ट वेव is f1 of t and that of second wave is f2 of t, but first wave should have made one oscillation more than second one, therefore f1 of t minus f2 of t is equal to 1 होगा। और इसको हम कह सकते हैं कि t को यहाँ से कॉमन निकाल के दूसरे तरफ डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा n इज इक्वल टू f1 माइनस f2 1/t। तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू f बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, तो वही सेम फार्मूला है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो रिलेशनशिप था उसी का ही। सो वेयर f1 एंड f2 इज बीट फ्रीक्वेंसी एंड t इज़ द टाइम पीरियड ऑफ बीट आ जाएगा। अब बीट की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, फॉर एग्जांपल अननोन फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी नोन है तो दूसरा साउंडिंग सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, तो दोनों को एक साथ साउंड किया जाएगा तो उनसे जो बीट्स प्रोड्यूस होंगे वहाँ से आप इसकी बीट फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको ट्यून करने के लिए आप बीट्स का फिनोमेना यूज़ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल आपके पास गिटार है, दूसरा आपके पास जो गिटार है वो ऑलरेडी ट्यून है, तो दोनों को एक साथ स्ट्रक करेंगे। तो अगर वो इन फेस साउंड प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो हमारे पास जो है वो एक यूनिफॉर्म आवाज़ प्रोड्यूस होगी, एक यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस होगी। और अगर ये एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस में होंगे तो हमारे पास बीट्स का फिनोमेना आएगा। और ये चीज़ हम देखते हैं अभी एक वीडियो के अंदर कि बीट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो आप इस वीडियोस में होपफुली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क हैं और दोनों ट्यूनिंग फोर्क की सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ हमने एक ये कनेक्टर अटैच किया हुआ है एक प्रॉन्ग के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी से लेस होगी क्योंकि एक प्रॉन्ग के साथ हमने कुछ वेट अटैच किया हुआ, तो ये नंबर ऑफ साइकिल जो इसकी 1 सेकंड में होंगे इस ट्यूनिंग फोर्क के मुकाबले में कम होंगे। जब दोनों को स्ट्रक किया जाएगा दोनों की साउंड प्रोड्यूस होगी और दोनों साउंड एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगी तो आपको लाउड और फेंट साउंड्स सुनाई देंगी। तो आप देखते हैं इस एक्टिविटी को। Quite constructed identically, and in order to tune them, actually previous to the demo here, I found the location of this movable piece of weight so that the two tuning forks come out with about the same frequency. So when they're tuned, you can hear. अभी इस केस के अंदर जो ये जो कनेक्टर अटैच किया हुआ वेट अटैच किया हुआ है ये उस पॉइंट से नीचे अटैच किया हुआ है जहाँ से ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे इस पोजीशन पे इसका वेट इसकी वाइब्रेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो इसमें आपको एक यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। बीट्स का फिनोमेना अभी प्रोड्यूस नहीं हुआ। Hear a nice steady tone that doesn't vary in loudness. तो यहाँ पे ये है कि लाउडनेस चेंज नहीं हो रही, बीट्स का फिनोमेना नहीं हो रहा और दोनों की जो साउंड वेव्स हैं वो इन फेज हैं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस नहीं है। But when you vary the frequency of one of them, even a little bit, then you get the following phenomenon. Can you hear a wah, 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 wah? Let me do it again. Wah, 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 wah. अभी हुआ क्या है कि ये वेट जब इस प्रॉन्ग के साथ ऊपर मूव किया गया है तो इस प्रॉन्ग के साथ एडिशनल वेट आ गया है जो उसकी मोशन को डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया है। जब दोनों ट्यूनिंग फोर्स को एक दफ़ा फिर स्ट्रक किया गया है तो इन दोनों की जो साउंड वेव्स थी वो एक दूसरे की इनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी, तो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और ये एक सीक्वेंस में हो रहा है। तो जहाँ पे जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था तो उस वक्त साउंड की आवाज़, साउंड की जो लाउडनेस है वो हाई होगी, आपको ऊंची आवाज़ सुनाई दी। और फिर जब उसी अगले ही लम्हे जब इन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो आपको
लो साउंड की लाउडनेस सुनाई दी। तो आपको एक पैटर्न मिला जिसमें आवाज़ ऊंची और धीमी हो रही है, जिसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं वाँ 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 साउंड के साथ। अब आप देखें फर्दर। The farther these are from being tuned, the faster the wah-wah pattern is. So these are even further out of tune. What I'm doing by moving this weight is lowering the frequency of this tuning fork, and the other one is staying the same. And you should be able to hear wah, 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 really fast. And as you अब इसने किया क्या है, मैथ को मूव किया ऊपर। जब मैथ को ऊपर मूव किया तो उस मैथ का इफेक्ट जो है मोशन के ऊपर वो ज़्यादा हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी को उसने फर्दर रिड्यूस कर दिया है। अब जब दोनों को स्ट्रक किया गया है तो जो बीट्स के दरमियान जो टाइम पीरियड था वो इनफैक्ट रिड्यूस हो गया है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ है तो हमारे पास जो बीट फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, और जब बीट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई है तो अभी हमने इक्वेशन देखी थी कि टाइम पीरियड जो है बीट्स का वो 1/, बीट फ्रीक्वेंसी था। जब बीट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो टाइम पीरियड उसके साथ क्या हो गया, कम हो गया। अब जब इसको ये मूव करके नीचे लाएगा तो अब इस वेट का इफेक्ट इसकी मोशन के ऊपर, ट्यूनिंग फोर्क की जो वाइब्रेशन है उसके ऊपर कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये इनकी फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर होती जाएगी जब इसको मूव करके नीचे लाता जाएगा, तो डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी। तो टाइम पीरियड जो है, बीट फ्रिक्वेंसी बेसिकली कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको बीट्स के दरमियान जो वक्फा है वो ज़्यादा महसूस होगा। move closer and closer to alignment of the two frequencies, that pattern gets slower. It's called the beat pattern. It's not a variation in frequency, but a variation in loudness. This is getting louder and softer, louder and softer. Wah, 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 wah. So they're closer to being in tune. And then once you find that place, you're tuning the tuning pegs on your violin or pulling your clarinet out. So those are very close to in tune now. So you want to, that's the phenomenon of. तो ये फिनोमेना था बीट्स का जो अभी हमने देखा। तो मैं आपको जो बता रहा था कि ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, बीट फ्रिक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रही थी वो बेसिकली डिपेंड कर रही है डिफरेंस के ऊपर। जितना ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल एक फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्ज़ और दूसरी हमारे पास है 30 हर्ट्ज़, तो डिफरेंस जो है वो 20 का होगा। और 1/20 जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा टाइम पीरियड का वो बहुत कम आएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंस कम करते जाएंगे तो हमारे पास जो बीट फ्रिक्वेंसी है वो कम होती जाएगी और टाइम पीरियड इसका बढ़ता जाएगा। तो ये था जी हमारा आज के हमारे टॉपिक्स। हमने डिस्कस किया सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, फिर उसमें हमने देखे इसके केसेस। उसमें पहला केस हमने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर हमने देखा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बेस पे हमने फिनोमेना ऑफ बीट्स को एक्सप्लेन किया। और फर्दर इसका जो आखिरी केस है वो है स्टैंडिंग वेव्स के सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का आखिरी फिनोमेना। स्टैंडिंग वेव्स बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके आ रही हैं और एक दूसरे के साथ मिलें। ठीक है, अभी जो हमने केसेस देखे थे इन दोनों केसेस के अंदर साउंड वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करके जा रही थी। तो होपफुली आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।